हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ ओलिगोपोली के चैप्टर का एक और टॉपिक का नाम है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ये मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है, मगर वो थोड़ी शॉर्ट में डिस्कस की हुई है और स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट कर रहे थे कि सर आप ज़्यादा टॉपिक लंबा बनाएं ताकि अगर हम असाइनमेंट लिखते हैं और अगर हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होगा तो हम अच्छे तरीके से उसे ग्रैस्प कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल टॉपिक लेके आया हूँ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। इसमें जो मेन फीचर्स हैं उनकी मैंने डिटेल की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Oligopoly as a market structure is distinctly मतलब ये काफ़ी अलग है, different from other market forms. Its unique characteristics are as under. तो इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है एक कंपनी के प्राइस एंड आउटपुट दूसरी कंपनी के प्राइस एंड आउटपुट को असर डालते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने मोबाइल के जो रिचार्ज करते हैं उसको सस्ता कर देती है तो बाकियों को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। एक कंपनी कोई ऑफर्स लेके आती है तो बाकियों को भी लेके आना पड़ता है, समझ की बात। द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस इन द फर्म ऑफ द फर्म इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। दिस फैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल फर्म्स इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। ये सब फर्म्स को पता है कि भाई हम में इंटरडिपेंडेंस है। इफ अ स्मॉल नंबर ऑफ sizable firms constitute an industry, one of these firms starts advertising campaign on a big scale or designs a new model of the product which immediately captures the market. It surely provoke the counter moves on the part of rival firms in the industry. अगर कोई भी एक फर्म कोई नया प्रोडक्ट लेके आ गए या फिर नई कोई सेल्स प्रमोशन की टेक्निक ले आए या फिर कोई नया एडवर्टाइजमेंट का तरीका ढूंढ के ले आए और उसकी वजह से उसकी मार्केट साइज पहले से बेटर हो जाए तो बाकी कंपनियां भी वही काम करना शुरू कर देंगी, समझ गए बात, ठीक है। तो बाकी जो उसकी राइवल फर्म्स हैं वो भी एकदम एक्शन में आ जाएंगे और उसके काउंटर मूव्स ढूंढने शुरू कर देंगे। दस द डिसीजन ऑफ सम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इफ नॉट ऑल depend to a great extent on the firm's decisions itself, and this is something which it will definitely take into consideration. अगर देखा जाए तो एक कंपनी के डिसीजन बाकी सारी कंपनियों के डिसीजंस को असर डालते हैं, समझ की बात। क्योंकि एक कंपनी कुछ पंगा करेगी तो बाकियों को भी वो पंगा करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सकें। तो इंटरडिपेंडेंस जो कंपनीज के बीच में होती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, ये सबसे मेन फीचर है। सेकेंड आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत लार्ज स्केल पे करती है तो बाकियों को भी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। Under oligopoly, a major policy change on the part of a firm is likely to have immediate effects on the other firm in the industry. Oligopoly के अंदर क्या होता है, अगर एक कंपनी ने कोई भी पॉलिसी चेंज किया तो उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा बाकी कंपनीज के ऊपर। Therefore, the rival firms remain all the time vigilant about the moves of the firms which takes initiative and makes policy changes. इसीलिए जो राइवल फर्म्स होती हैं वो एकदम विजिलेंट रहती हैं, एकदम अलर्ट रहती हैं कि भाई हमारा राइवल फर्म कोई पंगा ना कर दे, उसके हिसाब से हम फटाफट से चेंजेस लेके आएँ। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। जो एडवर्टाइजिंग है ये एक पावरफुल टूल है, औजार है, जिसकी मदद से वो अपनी चीज़ की डिमांड बढ़ा सकता है। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव कैंपेन। कौन सा कैंपेन? एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मार्केट। जो ओलिगोपोलिस्ट है वो अग्रेसिवली कैंपेन शुरू कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जब जियो लॉन्च हुआ, जियो 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 हर जगह इतना जियो जियो कर दिया कि भाई इतना ज़्यादा मशहूरियाँ कर दी उसने, एडवर्टाइजमेंट कर दी कि बाकी जो एयरटेल है या फिर जो वोडाफोन है या जो BSNL है उनकी तो बैंड बज गई, उनको भी एडवर्टाइजिंग करनी ही पड़ी, उनको फिर लॉसेस हुए काफ़ी। अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री will obviously resist its attempts with equal vehemence, and for this purpose they will resort to defensive advertising. तो एक कंपनी इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि उसकी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो बाकियों को भी डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो भी अपनी डिमांड को सर्वाइव करा सकें, वो भी compete कर सकें। अकॉर्डिंग टू विलियम
जे बॉमल, बॉमल का जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल आया था वही वाले बॉमल हैं ये। अंडर ओलिगोपोली एडवर्टाइजिंग कैन बिकम अ लाइफ एंड डेथ मैटर वेयर अ फर्म फेल्स टू कीप अप विद एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। अगर कोई भी कंपनी एडवर्टाइजिंग बजट उतना नहीं बनाती जितना उसके कॉम्पिटिटर का है तो समझो कंपनी मर गई, समझ लो कंपनी के लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। थर्ड आ जाता है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का, तो इसको डिस्कस करते हैं। इन ओलिगोपोली द मोस्ट रेलिवेंट एस्पेक्ट इज द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। पूरी की पूरी जो ग्रुप ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वट एवर द नंबर ऑफ फर्म्स जितनी मर्जी हो, इट इज़ क्वाइट स्मॉल सो दैट each firm knows that its actions will have some effect on the other firms in the group. number of firms जितने भी हों मगर इतने ज़्यादा नहीं होते। number of firms क्या होते हैं? स्मॉल। और हर एक फर्म को पता है कि जो भी मैं एक्शंस करूंगी उसका रिएक्शन बाकी कंपनियां भी करेंगी, उसका असर बाकी कंपनियों के ऊपर भी होगा। इन ओलिगोपोली द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इज जनरली अनप्रिडिक्टेबल ड्यू टू वेरियस रीजंस। जो ओलिगोपोली है उसमें जो कंपनीज है उनका जो बिहेवियर रहता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। क्यों? नंबर वन, फर्स्ट द फर्म्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप मे नॉट हैव अ कॉमन गोल। जितनी भी कंपनियां हैं मतलब ओलिगोपोलिस्टिक जो फर्म्स हैं उनमें क्या पता सबका गोल सेम नहीं है। पुराने जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, इनमें क्या होता था फर्म्स का गोल? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मगर यहाँ पे सबका गोल सेम नहीं है। क्या पता कोई कह रहा है मैंने प्रॉफिट करना है, क्या पता कोई कह रहा है मैंने सेल बढ़ानी है, क्या पता एक और फर्म कह रही है कि मैंने दूसरों को मार्केट से भगाना है चाहे मुझे लॉस हो जाए। समझ की बात? Secondly, the group may or may not have the formal or informal organization with accepted rules of conduct. मतलब ये भी हो सकता है क्या पता वो आपस में मिले हों। तो आपने देखा है जब भी मोबाइल के रिचार्ज के रेट बढ़ते हैं सारे के सारे 10-10 रुपये, 20-20 रुपये सारी की सारी कंपनियां बढ़ा देती हैं। क्यों? आपस में मिले होते हैं। समझ के बात? फॉर्मली नहीं मिले होते, इनफॉर्मली कहते हैं बढ़ा दो। जब इकट्ठे सारे बढ़ा देंगे तो एक का कस्टमर दूसरे के पास जाएगा ही नहीं। सिम कौन चेंज करता है इतनी आसानी से? फाइनली द ग्रुप मे बी डोमिनेटेड बाय अ लीडर बट अदर फर्म्स इन द ग्रुप मे नॉट फॉलो हिम इन अ यूनिफॉर्म मैनर। फाइनली ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स, ये लीडर चलाता है, लीडर के हिसाब से चलता है, मगर बाकी फर्म्स अब लीडर को फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रुप का बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओलिगोपोली में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। जो इस टाइप की मार्केट में जो डिमांड कर्व होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, पता नहीं लगता कि भाई कितनी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये डिमांड कर्व है, ये कहती है इतना प्राइस है तो इतनी क्वांटिटी होगी, अगर प्राइस गिरा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। मगर इस टाइप की मार्केट में अगर एक कंपनी प्राइस गिराती है तो क्या पता बाकी भी प्राइस गिरा देती हैं तो उस कंपनी की डिमांड ही ना बढ़े। समझ के बात? तो इसमें कई सिचुएशंस आ सकती हैं। डिमांड क्या पता बढ़े ही ना, क्या पता उल्टा गिर जाए क्योंकि बाकी कंपनियों ने उससे डबल प्राइस गिरा दिया। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है और उतनी की उतनी भी रह सकती है। काफ़ी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन ओलिगोपोलिस्टिक डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म इज डिटर्मिनेट। ओलिगोपोली को छोड़ के जितनी भी मार्केट्स हैं उसकी जो डिमांड कर्व है वो डिटर्मिनेट है, पता है कौन सी है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोली में लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक। ठीक है, द इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ indeterminateness कह गया। The interdependence of the oligopolistic, however, makes it impossible to draw the demand curve for such sellers except for the situations where we form interdependence as well defined. हम सिर्फ इंटरडिपेंडेंस को अगर अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें कि किस तरीके से डिपेंड करती है तो तभी हम मार्केट डिमांड कर्व या डिमांड कर्व बना पाएंगे। जैसे क्या कहते हैं, किंग डिमांड कर्व ने कोशिश की है। किंग डिमांड का मॉडल भी मैं लेके आऊँगा, अब सीरीज चल रही है तो लेके आऊँगा ही। ठीक है, तो हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है कि ये बिहेवियर्स रहेगा तो इस टाइप की डिमांड कर्व बनेगी। मगर हम अजम्पशन कैसे लें? हमें क्या पता दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा। इन रियल बिजनेस द फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस under oligopoly cannot be easily specified and thus demand curve remains indeterminate. असल ज़िंदगी में हम कैसे assumption ले लें कि फला बंदा या फला ओलिगोपोलिस्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगा? हम नहीं कोई assumption ले सकते। इसलिए असल ज़िंदगी में ओलिगोपोली में डिमांड कर्व नहीं मतलब बना नहीं सकते, इनडिटर्मिनेट होती है। Consider the position of an oligopolistic firm which is not sure
of reaction of other sellers when it lowers the price. अब कंसीडर करो कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें ओलिगोपोलिस्टिक फर्म श्योर नहीं है कि उसका जो अदर सेलर्स हैं वो प्राइस गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे। तो एक कंपनी अपना प्राइस गिराती है तो वो ये सोचती है मेरी डिमांड बढ़ेगी, बाकी कंपनियां प्राइस नहीं गिराएंगी। इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन ओलिगोपोली अ फर्म कैन ऑलवेज होप टू सेल मोर व्हेन इट रिड्यूसेस प्राइस। मार्केट स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है ओलिगोपोली से, उसमें सबको पता है कि फर्म्स प्राइस गिराएंगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। फर्दर, since the demand curve is determinate, the firms knows the amount by which the demand will increase when the price is reduced. तो बाकी जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी जो कॉम्पिटिशन्स हैं ओलिगोपोली को छोड़ के, उसमें पहले से ही पता होता है कि इतने प्राइस गिराएगी तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, और वो सारी कैलकुलेशंस वो पहले कर लेते हैं। बट अंडर ओलिगोपोली अ फर्म कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द सेलर्स व्हेन इट लोअर्स इट्स प्राइस। ओलिगोपोली में कुछ पता नहीं होता क्या हो, इसलिए डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होती है। ओलिगोपोली में 3 टाइप की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? फर्स्ट, इट इज पॉसिबल दैट अदर फर्म्स मेंटेन द प्राइस दे हैड बिफोर। इन दिस केस an oligopolist can hope that its demand would increase substantially as the price is lowered. पहली सिचुएशन तो ये आ गई कि ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जिसने प्राइस गिराया है वो ये सोचेगा कि बाकी कंपनियां प्राइस नहीं गिराएंगी और सिर्फ उसी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। A second possibility is that when an oligopolist reduces his price, the other sellers also lower their price by an equivalent amount. तो ये भी हो सकता है कि जितने परसेंट प्राइस, मान लो 10% प्राइस गिराया ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ने, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर ओलिगोपोलिस्ट्स हैं, उन्होंने भी 10% गिराया। इन दिस सिचुएशन, ऑल्दो द डिमांड फॉर ओलिगोपोलिस्ट मेकिंग द फर्स्ट मूव विल इंक्रीज as he lowers his price, the increase itself would be much smaller than in the first case. क्या पता शुरू में उसने प्राइस गिराया तो क्या पता थोड़े बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाएं, मगर साइमल्टेनियसली अगर फटाफट से सारी कंपनियां प्राइस गिरा देंगी तो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी जितना पहले केस में बढ़ी थी। अब तीसरी सिचुएशन, अ थर्ड पॉसिबिलिटी अंडर ओलिगोपोली इज दैट व्हेन फर्म्स रिड्यूस इट्स प्राइस, द अदर सेलर्स रिड्यूस देयर प्राइसेस फार मोर। उसने एक कंपनी ने प्राइस गिराया 10%, बाकी कंपनियों ने प्राइस गिरा दिया 20%। अंडर द सर्कमस्टांसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म विच मेक्स द फर्स्ट मूव में डिक्रीज। इस सिचुएशन क्या पता उसकी डिमांड पहले से भी गिर जाए, क्योंकि वो तो 10% डिस्काउंट दे रही है, बाकी तो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या पता प्राइस उससे भी ज़्यादा गिर जाए। बट what will actually be response of the other firms when an oligopolistic firm lower its price cannot be predicted. तो इन 3 सिचुएशंस को देखें तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि जब भी एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म प्राइस गिराएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी या उतनी की उतनी रहेगी। Whether the other firms will maintain their prices as before or lower their prices by an equivalent amount or amount significantly larger then the amount of reduction in the price of firm which makes the first move is not possible to know. हमें ये पता ही नहीं लग सकता कि कंपनियां प्राइसेस उससे ज़्यादा गिराएंगी या उतना ही रखेंगी या फिर बढ़ा देंगी, क्या करेंगी, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। दिस अनसर्टेनिटी अंडर ओलिगोपोली इज इनएविटेबल एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ईच फर्म बिलोंगिंग टू द ग्रुप इज नेसेसरीली इनडिटर्मिनेट। ये अनसर्टेनिटी की वजह से कि डिमांड बढ़ेगी, गिरेगी, उतनी रहेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता, इस वजह से जो डिमांड कर्व होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स, शॉर्ट के नहीं, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं, सारे लिंक्स आपको इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।